नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो सीरीज स्टार्ट चल रही है उसमें हम यूनिक अप्रोच के ज़रिए, और वो यूनिक अप्रोच क्या है, एमसीक्यू बेस्ड थ्योरी, एमसीक्यू का सहारा लेकर जो एसएससी सीजीएल 2016 में आए थे, हम पूरी थ्योरी को हम पढ़ेंगे। और इस दौरान 55 क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2016 में आए थे 40 सेट्स में, उनके माध्यम से पूरी इकोनॉमिक्स को थ्योरी को डेवलप करेंगे। इस लिहाज से इसको समझना, लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना इकोनॉमिक्स में, और सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि इससे आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जब 2017 का या आगे एग्ज़ाम होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने एसएससी सीजीएल पिनेकल की ऑनलाइन कोचिंग बैच या हार्ड ड्राइव कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, और वो एसएससी सीजीएल हमारे वीडियो लेक्चर्स का या फिर नोट्स का, स्टडी मटेरियल का, डीवाई टेस्ट का, फुल एंड टेस्ट का 2017 और 2018 टायर 1, टायर 2, टायर 3 जो इसमें कवर होता है, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है ssccglpinnacle.com, वहाँ पे जाइए और ऑनलाइन कोचिंग बैच या हार्ड ड्राइव जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि सारी वीडियोज़ का आप फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 20, विच कर्व शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट्स। निम्नलिखित में से कौन सी कर्व होगी जो कि इन दोनों का रिलेशनशिप होगा, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन है, उसके विलोमानुपाती होगी। हम देखने की कोशिश करते हैं कि सप्लाई कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, आईएस कर्व क्या होता है, फिलिप्स कर्व क्या होता है। इन सारी कर्व के बारे में पहले हम लोग जानकारी लेते हैं, क्योंकि हम थ्योरी कर रहे हैं, और उसके बाद इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, जिससे हमें पता चलेगा। हम देखते हैं कितनी आसानी से या मुश्किल से हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो देखते हैं पहले सप्लाई कर्व क्या होती है। सप्लाई कर्व रूप में आप देखिए, मैं एग्जांपल के रूप में देता हूं कि अगर किसान है वो किसी फसल का प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल सोयाबीन का प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है, या आपने पीछे 2-3 साल पहले देखा होगा कि ग्वार गम है, उसका प्राइस काफ़ी बढ़ने की वजह से जो ग्वार की खेती होती है वो किसानों ने बहुत ज़्यादा करनी स्टार्ट की थी पिछले 2-3 साल में। क्योंकि ग्वार गम होता है वो जो सेल गैस होती है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कई देशों में, और उसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइस एकदम ज़्यादा गया। जब ज़्यादा प्राइस होगा तो क्या करेगा किसान, ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस करेगा। ज़्यादा प्रोड्यूस क्यों करेगा? क्योंकि वो एक इंसेंटिवाइज है, प्राइस ज़्यादा प्राइस मिल रहा है उसको। जब प्राइस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसका रिलेशनशिप इस नज़र से हो जाएगा कि क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशनशिप है वो ऐसे होगा, सीधा कर्व। फार्मर विल हैव एन इंसेंटिव टू प्लांट लेस कॉर्न एंड मोर सोयाबीन, अगर सोयाबीन का प्राइस बढ़ता है, एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ सोयाबीन ऑन द मार्केट विल इंक्रीज, सप्लाई विल इंक्रीज। ये थी सप्लाई कर्व। अब हम देखते हैं दूसरी, इंडिफरेंस कर्व क्या होती है। इंडिफरेंस कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ वेरियस पॉइंट शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स प्रोवाइडिंग इक्वल यूटिलिटी टू द कंज्यूमर। एग्जाम्पल, ये गुड X है, ये गुड Y है, ये डिफरेंट पॉइंट है जिसमें अगर इन दोनों दोनों गुड्स हैं उनका कम्बिनेशन लिया जाए तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, ये टी ले लेते हैं और ये कॉफ़ी ले लेते हैं। यहाँ पे टी है मान लो 50 यूनिट और कॉफ़ी है 10 यूनिट। जो सेटिस्फेक्शन ये कम्बिनेशन देगा उतना सेटिस्फेक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लो ये है 8 यूनिट टी और 60 यूनिट कॉफ़ी, तो 60 और 8 का कम्बिनेशन देगा वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा ये। तो इसका मतलब डिफरेंट कम्बिनेशन अगर बनाए जाए और उसका एक ग्राफ बनाया जाए तो वो ग्राफ ये इंडिकेट करेगा कि वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी दे रहा है कंज्यूमर को उस कम्बिनेशन ऑफ गुड्स का। तो इस तरह के ग्राफ को बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व, जब डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इक्वल यूटिलिटी टू द कंज्यूमर मिल रहा हो। और ये जब ये अलग अलग आप बोल सकते हैं कम्बिनेशन हो
इंडिफरेंस कर्व होगा तो वो इंडिफरेंस मैप होगा। हम देखते हैं आगे फिलिप्स कर्व क्या होती है। फिलिप्स कर्व का रिलेशन होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के साथ में होगा। फिलिप्स कर्व क्या बोलते हैं? वो बोलती है फिलिप्स कर्व कि अगर महंगाई ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है या अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो महंगाई बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो महंगाई बढ़ेगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा महंगाई ज़्यादा जाएगी। और अगर इस अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा मतलब रोज़गार ज़्यादा लोगों को मिलेगा, महंगाई ज़्यादा होगी। क्यों होगी ज़्यादा? क्योंकि अगर ज़्यादा लोगों को रोज़गार होता है इसका मतलब उनकी इनकम आ गई उनके हाथ में, वो चीज़ें खरीदेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। ये बात कैसे रिलेशनशिप बन रहा है? वो इस तरह से स्लोप आ रहा है इस कर्व का, उसको बोलते हैं फिलिप्स कर्व, जो कि रिलेशनशिप बताता है। तो हम थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। फिलिप्स कर्व स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हाईलाइट द ट्रेड ऑफ पॉलिसी मेकर फेस बिटवीन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब जो पॉलिसी मेकर होते हैं, चाहे वो मॉनेटरी से रिलेटेड हो, फिजिकल से रिलेटेड हो, उनके सामने एक सिचुएशन आएगी कि वो किसकी तरफ जाएं। क्योंकि अगर वो रोज़गार ज़्यादा देते हैं तो महंगाई बढ़ सकती है और रोज़गार कम देते हैं तो महंगाई कम हो सकती है। इसका मतलब कि उन दोनों के बीच में सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि सरकार को महंगाई पे ज़्यादा लगाम लगानी है या ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना है। क्योंकि ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने से ये संभावना हो सकती है कि रोज़गार वो ज़्यादा खर्च करें और महंगाई बढ़े तो भी एक डेंजर सिचुएशन जा सकती है। तो फिलिप्स कर्व इज अ सिंगल इक्वेशन एम्पिरिकल मॉडल नेम्ड आफ्टर A.W. फिलिप्स डिस्क्राइबिंग ए हिस्टोरिकल इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड कोरस्पॉन्डिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है। लेकिन सिंपली डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी विल कोरिलेट विद हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं है इसका सीधा रिलेशनशिप हो, आमतौर पर बाकी दूसरे फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में ये बातें ट्रू होती है। तीसरा है कर्व, इनफैक्ट चौथा है वो है IS कर्व, स्लोप डाउनवर्ड। इंटरेस्ट और इनकम या इंटरेस्ट और सेविंग भी बोल सकते हैं आप इसको, उसका ग्राफ बनाया जाए तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कंपनियों का प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उसको कम EMI देना पड़ रहा है। एक हाउस होल्ड का या इंडिविजुअल का उसके पास सेविंग ज़्यादा हो सकती है, इनकम ज़्यादा होगी। जब इनकम ज़्यादा होगी इन्वेस्टमेंट होगी, जब इन्वेस्टमेंट होगी ग्रोथ होगी तो क्या होगा? लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। तो इसलिए ये कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ाएगा। कम इंटरेस्ट होगा तो ज़्यादा प्रोजेक्ट लग सकते हैं, इनकम बढ़ेगी। और ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो इसका मतलब कि वो इनकम में से माइनस होगा, सेविंग कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, कम ग्रोथ होगी, कम प्रोजेक्ट लगेंगे। तो ये रिलेशनशिप ऐसे होगा इस ग्राफ का, इनकम और इंटरेस्ट। ये IS कर्व है उसको बताता है। हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे जिसमें क्वेश्चन था विच कर्व शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट। तो आंसर क्या होगा? फिलिप्स कर्व, क्योंकि हमने देखा फिलिप्स ने ही ये इसको एक्सप्लेन किया था। अगर हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन देखें तो फिलिप्स कर्व रिलेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विद द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिलिप्स कर्व आर्ग्यू दैट अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन आर इनवर्सली रिलेटेड एज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज इन्फ्लेशन इंक्रीजेज। कि कम बेरोजगारी ज़्यादा महंगाई होगी। फिलिप्स कर्व ऑफर्ड पोटेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसी आउटकम फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कुड बी यूज्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट एट द कॉस्ट ऑफ हायर प्राइस लेवल और टू लोअर इन्फ्लेशन एट द कॉस्ट ऑफ लोअर एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको एक सिचुएशन होगी जिसमें कि किस दिशा में जाना है, अगर आप लो एम्प्लॉयमेंट और लो इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं या हाई एम्प्लॉयमेंट हाई इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं पॉलिसी बनाने में हेल्प करेगी। हालांकि इस गवर्नमेंट ने इस फिलिप्स कर्व को यूज़ करने की कोशिश की, बहुत सारी गवर्नमेंट ने, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप है वो इधर उधर भी देखा गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो अगला क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन नंबर 21, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर है आपके एक्सपेंशन, रिसेशन, डेफिसिट और बिजनेस साइकिल। हम इससे रिलेटेड एक बार थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा आसानी रहेगी। देखो, एक्सपेंशन एक बिजनेस साइकिल होता है, बिजनेस साइकिल, और उस बिजनेस साइकिल में क्या होता है कि स्टार्टिंग में कोई चीज़ स्टार्ट होकर और एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाती है। इकोनॉमी एक्सपेंड होगी, उसके बाद वो चरम सीमा पर पहुंचेगी, बूम पे होगा, उसके बाद इकोनॉमी नीचे आने स्टार्ट होगी, और जब नीचे स्टार्ट होगी उसके बाद वो डिप्रेशन में चली जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट होगी। तो ऐसे करके इकोनॉमी में हमेशा ट्रेड साइकिल होते हैं। आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट साइकिल भी ऐसे ही होता है। पहले स्टार्टिंग में इनिशिएशन होता है, फिर इंट्रोडक्टरी स्टेज के बाद ग्रोथ स्टेज में जाता है, फिर उसकी फुल पीक पे चला जाता है, आखिर में पीक स्टेज के बाद में डिक्लाइन करता है, और आखिर में वो फेड आउट हो जाता है। जैसे आज के टाइम में कोई रेडियो नहीं है। 1983 में जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो रेडियो उस टाइम में पीक पे था। उसके बाद रामायण महाभारत का टाइम आया, उस टाइम में जो ब्लैक एंड वाइट था वो पीक में था। आज के टाइम में ब्लैक एंड वाइट शायद ही किसी को पता हो। तो इस तरह से हर चीज़ का साइकिल होता है। बिजनेस में भी उतार चढ़ाव होंगे, एक बार ऊपर जाएगा बिजनेस, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे करके चलता रहेगा। तो जो एक्सपेंशन होगा इसमें सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, कोई बिजनेस करे उसको प्रॉफिट होने की पूरी संभावना होती है, लोगों को रोज़गार ज़्यादा होता है, लोग खर्च ज़्यादा कर सकते हैं। बूम पे आप समझ सकते हैं कि वो एक पीक सिचुएशन होती है। उसके बाद रिसेशन में लोगों की नौकरियां जाती है, बहुत फ्रेशर को नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और डिप्रेशन में तो हालात ये होते हैं कि जिनकी नौकरी अच्छी चल रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो भी डूबने का खतरा होता है। नौकरियां चली जाती है लोगों की, बिजनेस डूबने स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत बुरी हालत होती है। इस तरह की सिचुएशन को डिप्रेशन बोलते हैं। तो डिप्रेशन के बाद फिर वो दोबारा स्टार्ट सर्कल हो जाता है। क्वेश्चन था कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन इकोनॉमी एक्टिविटी, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। तो क्या होगा? बिजनेस साइकिल। रिसेशन तो मंदी हुई, एक्सपेंशन विस्तार हुआ, लेकिन दोनों चीज़ें होना बिजनेस साइकिल कहलाता है। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल। द बिजनेस साइकिल इज द फ्लक्चुएशन इन economic activity that an economy experience over a period of time. A business cycle is basically defined in terms of period of expansion or recession. दोनों इंक्लूड होंगे, एक्सपेंशन भी होगा और रिसेशन भी होगा बिजनेस साइकिल में। एक्सपेंशन में आप जानते हैं कि इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। रियल टर्म में रियल टर्म का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन को बाहर कर दिया है। जैसे मैंने पिछले प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि एक होती है नॉमिनल ग्रोथ, और ये एग्जाम में भी आते हैं, और एक होती है रियल ग्रोथ। नॉमिनल ग्रोथ होती है, फॉर एग्जांपल के तौर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 8% टोटल, उसको बोलते हैं नॉमिनल। और महंगाई अगर मान लो 4% है, ये निकाल दी इससे, तो क्या होगी? 4% रियल ग्रोथ होगी। तो नॉमिनल से इन्फ्लेशन को बाहर कर दिया जाएगा तो रियल होगी। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल ग्रोथ, नॉमिनल ग्रोथ। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा? इन्फ्लेशन का बाहर होना होगा। एज डिविडेंड बाय इंक्रीज इन इंडिकेटर्स लाइक एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सेल्स, पर्सनल इनकम, ये सब बढ़ जाती है कब? जब एक्सपेंशन होता है उस टाइम में। तो आंसर इसका बिजनेस साइकिल। वेरी इजी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड जो टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो आपको समझनी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट किस लिहाज से देखने की कोशिश करते हैं। द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज यूज्ड बाय, मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है वो, या टर्म है वो सबसे पहले किसने दी? अब देखो, एसएससी सीजीएल में जो इकोनॉमिस्ट हैं उससे रिलेटेड और उनकी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं। इसका मतलब जो ये वाला पोर्शन होता है कि आपको इकोनॉमिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, उनकी थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए, उनका रिलेशनशिप कैसे है उनके बारे में पता होना चाहिए। ये एक मेजर इकोनॉमिक लर्निंग है। इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, उसी से ही पता चलेगा कि आप इनके बारे में कैसे समझ रहे हो। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। इन 4 ऑथर्स को, 4
ऑथर्स भी हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं, जेम केन्स, रेगनर फ्रिश, रेगनर नुस्खे और प्रोफेसर नाइट। ये चार उनकी क्या थ्योरी है, क्यों ये फेमस है, वो जानकारी लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। और मुझे लगता है जब आप उसके चारों के बारे में जानकारी लेंगे उसके बाद बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। देखो सबसे पहले देखते हैं जेम केन्स, जोहन मेनार्ड केन्स। ये किताब 1936 में लिखी गई थी, बहुत ही फेमस किताब पब्लिश हुई थी 1936 में, बहुत ही फेमस। पूरे वर्ल्ड में इसका एक अपना मुकाम है इस किताब का, बहुत ज़्यादा बिकती भी है, बिकी भी है, और इसका यूज़ भी किया है गवर्नमेंट ने, अलग अलग देशों की सरकारों ने। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, एग्जाम में भी आती है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। जेम केन्स इसके राइटर हैं। हम जेम्स केन्स के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक्स में। 1883 से लेकर 1946 इस दौरान जेम केन्स का रोल था। क्वेश्चन एक तो ये आता है कि बताओ जेम केन्स का संबंध किस देश से है, आंसर होगा ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे वो। दूसरा है कि उनका संबंध किससे ज़्यादा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा है। हिज आइडिया फंडामेंटली चेंज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट्स। उनसे पहले जब जेम केन्स फेमस हुए या उनकी थ्योरी आनी स्टार्ट हुई, उनसे पहले फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी आप बोल सकते हैं, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उनका बोलबाला था। आप बोल सकते हैं कि एडम स्मिथ की लेगेसी थी, वो चल रही थी। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है, और उनका ये बोलना कि असली जो ग्रोथ होती है, कोई देश आगे बढ़ सकता है वो फ्री इकोनॉमी से, मार्केट इकोनॉमी से ही बढ़ सकता है। लेकिन जेम केन्स उनकी बात से सहमत नहीं है। ही बिल्ट ऑन एंड ग्रेटली रिफाइंड अर्लियर वर्क ऑन द कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स एंड इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। देखो 20वीं सदी के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट, जो ब्रिटिश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट और पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट, वो कौन थे, जेम केन्स। और मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर या फाउंडर किसे माना जाता है, जेम केन्स को। तो एग्जाम पॉइंट से 3-4 क्वेश्चन सीधा। हिज आइडिया आर द बेसिस फॉर द स्कूल ऑफ थॉट नोन एज केन्सियन इकोनॉमिक्स। जो जेम केन्स की लीगेसी थी, उसके ऊपर की या उसकी थ्योरी को आगे बढ़ाया और उसको नाम दे दिया गया केन्सियन इकोनॉमिक्स या केन्सियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स। 1930 में, जैसा कि आप जानते हैं, 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा मंदी पूरे वर्ल्ड में भी फैली, वो आई थी। और जो चैलेंज हुआ क्या कि जो पहले फ्री इकोनॉमी का मॉडल था, उस पर यह बोला जा रहा था कि ये ही रोजगार देता है, लेकिन उसका धज्जियां उड़ गई। इन 1930 केन्स spearheaded a revolution in economic thinking, challenging the idea of neoclassical economists that held that free market would in short to medium term automatically provide full employment as long as workers were flexible in their wage demand। उन्होंने बोला, किसने, जो पहले फ्री मार्केट के जो एडवोकेट कर रहे थे, उसकी एडवोकेसी कर रहे थे कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में फ्री इकोनॉमी है, वो सबको रोजगार देगी ही। लेकिन 1929 में कुछ हुआ नहीं ऐसा, और मंदी आई, लोगों की नौकरियां चली गई। इसका मतलब वो थ्योरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ही इंस्टेड आर्ग्यूड दैट, और केन्स ने क्या बोला कि एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइंड द ओवरऑल level of economic activity and that inadequate aggregate demand could lead to prolonged period of high unemployment। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि फ्री इकोनॉमी कर दी सबको रोजगार मिल गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। रोजगार कब मिलेगा, जब एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, सभी एक्टिविटीज में मिलाकर टोटल डिमांड बढ़े, और डिमांड में अगर कमी आ जाती है तो बेरोजगारी फैल सकती है, जो हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और वो भी एक लंबे समय तक हो सकता है।
तो उसकी थ्योरी को वास्तव में स्थान मिला, क्योंकि ऐसा तो हो रहा था। अकॉर्डिंग टू केनिशियन इकोनॉमिक्स, स्टेट इंटरवेंशन, और इसका इलाज भी उन्होंने बताया कि फ्री इकोनॉमी का उल्टा चलिए आप। उल्टा चलिए का मतलब कि स्टेट इंटरवेंशन ज़रूरी है। स्टेट इंटरवेंशन ज़रूरी किस बात के लिए है कि स्टेट इंटरवेंशन वाज नेसेसरी टू मॉडरेट बूम एंड बस्ट साइकिल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बूम होती है तेज़ी और बस्ट होती है मंदी। तो मंदी और तेज़ी का जो दौर होता है उसको स्थायी बनाना, एक रेशनल बनाना, मीडियम बनाना, उसको मॉडरेट बनाना, जब वो तब होगा जब सरकार उसमें कोई न कोई रोल अदा करे। उनका ये बोलना था कि सरकार से गड्ढे खोदे और उसमें फिर मिट्टी डलवाए, गड्ढे खोदे मिट्टी डलवाए, क्योंकि जो मिट्टी डाल रहे हैं सरकार लोगों को पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब सरकार इन्वेस्टमेंट करे। इस तरह की सिचुएशन जब आ जाती है, नकारात्मक सिचुएशन, क्योंकि लोगों को फिर रोजगार मिलेगा, सरकार रोजगार दे रही है। जब सरकार लोगों को रोजगार दे रही है या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है तो लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे तो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, एम्प्लॉय ज़्यादा चाहिएंगे, उनको ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिएंगे तो उनको रोज़गार मिलेगा। जब रोज़गार मिलेगा फिर इनकम बढ़ेगी, एक सर्कल बनेगा। इसका मतलब सरकार ने उसका इंटरवेंशन कर दिया, सर्कल को घुमाने में हेल्प कर दी। तो केन्स ने ये सुझाव दिया, केन्स ने ये एडवोकेसी की कि ऐसा रोल ज़रूरी है, जबकि फ्री मार्केट वाले बोल रहे थे कि नहीं नहीं, ऐसे दूर रहे सरकार। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम रेगुलेट करना भी नहीं है, सरकार सबको फ्री छोड़ दे। केन्स advocated the use of fiscal and monetary policies to mitigate the adverse effect of economic recession and depression। और केन्स ने उनके उल्टा बोला कि जब इकोनॉमिक रिसेशन हो, डिप्रेशन हो, मंदी हो तो सरकार मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी का सहारा लेकर चीज़ों को बेटर करें, न कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। जबकि फ्री मार्केट वाले ये बात बोल रहे थे कि मार्केट ही सब कुछ डिसाइड कर देगी। फिर क्या होता है, जब फॉलोइंग द आउटब्रेक, क्या जो केन्स ने उस टाइम में आइडिया दिया वो आज के टाइम में उसका क्या रोल है, क्या उसके बाद सरकारों ने उसको अप्लाई किया नहीं किया, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये भी एक रोचक होगा। फॉलोइंग द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर II, leading Western economies adopted Keynesian policy recommendations, and in 2 decades following Keynes' death in 1946, almost all capitalist government had done so। मतलब कि केन्स की डेथ हो जाती है 1946 में और उसके 2 दशक बाद भी लगभग 1970 तक जितने भी वर्ल्ड के फ्री इकोनॉमी के चैंपियन थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के चैंपियन थे, उन्होंने, उनकी सरकारों ने केन्स की सिद्धांतों को अपने यहाँ पॉलिसी मेकिंग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। लेकिन जब 1970 का दशक आ जाता है तो क्या अमिताभ बच्चन, जो एक आप इसको केन्स को अमिताभ बच्चन माने, तो उसका रोल, उसका जो असर है, उसका रुतबा है, वो कम होता है नहीं होता, वो देखते हैं। 1970 का दिन टाइम आ जाता है, केन्स का इन्फ्लुएंस है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों हुआ कम? पार्टली 2 रीज़न हो गए। एक तो क्या है कि जो एंग्लो अमेरिकन इकोनॉमी थी, मतलब यूरोपियन और अमेरिकन इकोनॉमी थी, उनमें स्टैगफ्लेशन आ जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। केन्स से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, स्टैगफ्लेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्या होता है स्टैगफ्लेशन? इसका स्टैग्नेशन मतलब मंदी या स्थिरता, और इन्फ्लेशन महंगाई। ऐसी सिचुएशन आ जाए जब महंगाई भी हो और इकोनॉमी भी बहुत स्लो ग्रो कर रही हो, मतलब मंदी भी है, तो उस तरह की सिचुएशन को हम बोलेंगे स्टैग इन्फ्लेशन। इसका मतलब आपके पास रोजगार भी नहीं है और महंगाई भी है, दोनों चीज़ें हो रही है, सामान भी नहीं बिक रहा और महंगाई भी है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन आ गई थी पूरे दशक में 1970 में। एक तो ये रीज़न था कि जो केन्स का प्रभाव है वो थोड़ा कम हो गया। उसके बाद जो इसके ऑब्वियसली जब प्रभाव थोड़ा कम होगा तो क्रिटिसिज्म भी आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अल्टरनेटिवली जो इकोनॉमिक थ्योरी आनी स्टार्ट हुई, और उसमें एक बहुत फेमस थ्योरी निकल कर आई थी, मिल्टन फ्रीडमैन, फेमस इकोनॉमिस्ट, याद रखिए इसको। इन्होंने एक थ्योरी दी और उसका सिद्धांत को बोला जाता है, इस थ्योरी को मोनेटेरिज्म, मॉनेटरी थ्योरी है इसकी। फ्रीडमैन मॉनेटरी थ्योरी फेमस थ्योरी है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, कि आप मॉनेटरी मनी सर्कुलेशन से चीज़ों को मैनेज कीजिए, उनका ये बोलना था। मोनेटेरिज्म क्या है
कि मनी सर्कुलेशन से, मॉनेटरी पॉलिसी से चीज़ों को व्यवस्थित कीजिए, चाहे वो प्राइस स्टेबिलिटी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ग्रोथ हो, इनको मॉनेटरी पॉलिसी का अहम योगदान है। जबकि पहले ये इस बात नहीं थी, उन्होंने ये इस बात की एडवोकेसी की, फ्रीडमैन को जाना माना माना जाता है, तो इसका मतलब उनका रोल भी आ गया। He and other economists had disputed the ability of government to regulate the business cycle favorably with fiscal policy. उन्होंने अपना स्थान बना लिया फ्रीडमैन ने, और उन्होंने आलोचना किस बात की कि जो केनेशियन मॉडल को अपना रहे हैं या गवर्नमेंट्स होती है वो फिजिकल पॉलिसी को बहुत अच्छे ढंग से रेगुलेट नहीं कर पाती, नहीं पाती, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी होता है या मॉनेटरिज्म का रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने ये थ्योरी दे दी। Although some have said that Friedman monetary theory influenced the Federal Reserve. अब एक क्वेश्चन ये आता है कि 2007-8 में अमेरिका में रिसेशन आया, पूरे वर्ल्ड में भी मंदी आई, तो क्या जो केन्शियन मॉडल है वो रेलिवेंट था, इस समय प्रासंगिक है, उसका कोई रोल है, या फ्रीडमैन है उसकी ज़्यादा वैल्यू है? तो हम वो भी देखने की कोशिश करते हैं और अभी देखने की कोशिश करते हैं कि इंडिया ने किस तरह की चीज़ को ज़्यादा अपनाया है, जिससे कि हम अपने आप को रिलेट कर पाए उसके साथ में। फेडरल रिजर्व क्या है? जैसे इंडिया में आरबीआई है, वहाँ पे फेडरल रिजर्व है। उन्होंने 2007-8 में कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये बोला कि उन्होंने फ्रीडमैन मॉनेटरी थ्योरी को अप्लाई किया तो वो सफलता मिली, तो कुछ ने क्या बोला कि नहीं, केन्शियन मॉडल का दोबारा रिसर्जेंस हो रहा है, दोबारा उदय हो रहा है, और वो उसको अपनाया अमेरिका ने तो ज़्यादा सफलता मिली। और हुआ क्या कि अमेरिका ने बहुत सारी कंपनियों को बेल आउट किया। बेल आउट क्यों किया? क्योंकि वो कंपनियां डूब रही थी। इसका मतलब बहुत सारे लोगों की नौकरी बचाई, सरकार ने इंटरवेंशन किया। इंटरवेंशन का मतलब क्या हुआ? सरकार का रेगुलेट करना या इंटरवेंशन होना केन्शियन मॉडल के अप्लाई है, वो दर्शाता है कि सरकार अब भी विश्वास कर रही है केन्शियन मॉडल इस उत्तम है। तो जबकि हालांकि ये बात भी करेक्ट है कि फेडरल रिजर्व है, उसकी भूमिका भी थी कि मॉनेटरी रूप से उन्होंने फेडरल रिजर्व रेट है वो कम किए और उसको लोगों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले, रोज़गार उत्पन्न हो, उसके लिए कोशिश की मॉनेटरी के जरिए भी। लेकिन दोनों का कम्बिनेशन हुआ तो केन्शियन जो एक कॉन्सेप्ट था वो डेड नहीं हुआ। इनफैक्ट आप बोल सकते हैं अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से दोबारा आए, भले ही वो एक बीच में कहीं गायब हो गए थे। तो ये था केन्शियन के ऊपर जानकारी। अब हम चलते हैं, दूसरा जो ऑप्शन था उसमें लिखा हुआ था रेगनार फ्रिस्क। अब ये देखते हैं कि रेगनार फ्रिस्क कौन है, क्यों फेमस है। जो देखो नोबेल प्राइज है सबसे पहले इकोनॉमिक्स में 1969 से दिया जाने लगा। इसकी शुरुआत 1969 में हुई इकोनॉमिक्स में, और सबसे पहले जो नोबेल प्राइज मिला वो मिला रेगनार फ्रिस्क को। एक तो ये रोल है, ये इम्पोर्टेंस है रेगनार फ्रिस्क के लिए। दूसरा, ही इज नोन फॉर हैविंग फाउंडेड द डिसिप्लिन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स क्या होती है? मैथमेटिक्स का इकोनॉमिक्स में यूज़ करना, एनालिसिस का, मॉडल्स का, मैथमेटिक्स का यूज़ करना इकोनॉमिक्स में। और ये जो शुरुआत की थी वो इन्होंने की थी रेगनार फ्रिस्क ने, और इन्हीं के लिए, इसी बात के लिए उनको नोबेल प्राइज में मिला। और एक उन्होंने और काम किया था, क्वाइनिंग द वाइडली यूज टर्म। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दो टर्म यूज़ की जाती है इकोनॉमिक्स में, 1933 में उन्होंने इस टर्म का इजाद किया। ये टर्म किसने दी थी? रेगनार फ्रिस्क ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब 3-4 क्वेश्चन इस लाइन से बन सकते हैं। एक, सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला? 2, इकोनोमेट्री के फाउंडर किसे माना जाता है? 3, मैक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म किसने दी? तो ये 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन रहे हैं। फिर चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, रेगनार नुस्से। उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी से रिलेटेड जानना भी। और आप जानेंगे कि नुस्से इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ क्लासिकल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। टुगेदर विद रोडन एंड मेंडलबॉम ही प्रमोटेड ए थ्योरी ऑफ द बिग पुश। क्वेश्चन आ सकता है कि थ्योरी ऑफ द बिग पुश, इसके प्रमोटर कौन थे, इसके फाउंडर कौन थे? आंसर क्या होगा? रेगनार नुस्से। दूसरी बात,
ये है क्या चीज़ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स? डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स होता है रोल ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कोई देश आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, उसमें सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। प्लैंड एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, सड़कें ज़्यादा बन रही है, बांध ज़्यादा बन रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, पोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वो कब होगा? जब सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन है उसकी तरफ बढ़े। एंड आर्ग्यूड दैट पुअर नेशन रिमेन पुअर बिकॉज ऑफ ए विशियस सर्कल ऑफ पुअर्टी। उन्होंने इस बात को बताया कि जो गरीब देश होते हैं उनके सामने चैलेंज क्या होता है और क्यों वो गरीबी के ट्रैक में फंस जाते हैं, विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। क्योंकि उनके पास जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उतना पैसा नहीं होता, और जो पैसा होता है वो गरीबी से रिलेटेड जो मामले होते हैं उन्हीं में उनका निकल जाता है। तो वो जो एक ट्रैप में फंस जाते हैं और हमेशा गरीब रहते हैं। जबकि अगर वो अमीर होते हैं, उनके पास सरप्लस में सेविंग, इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पैसा होता है और वो उसको आगे बढ़ाता है। तो अमंग हिज मेजर वर्क आर, ये 4-5 किताबें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बताओ इंटरनेशनल करेंसी एक्सपीरियंस, ये किसकी वर्क है? आंसर होगा किसका, इसके रचयिता कौन है? रेगनार नुक्से। फिर है लेसन ऑफ द इंटरवार पीरियड, फिर है फाउंडेशन ऑफ ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी इक्विलिब्रियम, प्रोग्राम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इन सब के जो लेखक हैं वो हैं रेगनार नुक्से। तो 2-3 क्वेश्चन क्या बन रहे हैं इससे? बैलेंस ग्रोथ थ्योरी किसने दी? थ्योरी ऑफ बिग पुश क्या है? फिर है कि जो इसमें ये कुछ बुक्स हैं उसके लेखक हैं वो रेगनार नुक्से हैं। अगला क्वेश्चन, अगले ऑथर हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट, ये किताब है, ये किसने लिखी? फ्रैंक एच नाइट ने। एक और किताब है द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये किसने लिखी? फ्रैंक एच नाइट ने। ये बहुत फेमस हैं और आपके एसएससी सीजीएल से रिलेटेड भी एसोसिएटेड इसकी थ्योरी को आप कर सकते हैं। पहले हम जानकारी लेते हैं कि थ्योरी क्या है। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी? नाइट ने दी। या नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज प्रपोज्ड बाय फ्रैंक एच नाइट, बहुत फेमस है, आ जाती है एग्जाम में कि ये थ्योरी किसने दी। हु बिलीव्ड प्रॉफिट एज ए रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी बेयरिंग, नॉट टू रिस्क बेयरिंग, सिंपली प्रॉफिट इज द रेजिडुअल रिटर्न टू एंटरप्रेन्योर फॉर बेयरिंग द अनसर्टेनिटी इन बिजनेस। इसको इस ढंग से समझिए कि 2 टाइप के रिस्क होते हैं। एक रिस्क वो होगा जो कि प्रेडिक्ट किया जा सकता हो, दूसरा वो होगा जिसका पता भी नहीं चले। तो उन्होंने ये बोला कि जिसका पता भी नहीं हो वो अनसर्टेनिटी है, और जो अनसर्टेनिटी को, जो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल या देश अनसर्टेनिटी को ज़्यादा बेटर ढंग से मैनेज कर पाए वही प्रॉफिट कमा पाएगा, वही प्रॉफिटेबल है। और जो सारे अनसर्टेनिटी जो रिस्क को मैनेज करे या जिसका पता हो कि ये रिस्क है, इसमें कैलकुलेबल रिस्क होगा, उसको मैनेज करे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट कोई ज़रूरी नहीं हो। आप इसको एसएससी सीजीएल के साथ कंपेयर कीजिए दिमाग में, और फिर मैं आखिर में मैं भी बताऊंगा आपको कि कैसे इसका इस थ्योरी का आपके प्रिपरेशन के साथ में लिंक है। नाइट हैड मेड ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। उन्होंने रिस्क को 2 भागों में बांट दिया, एक किस्म से रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क कैन बी क्लासिफाइड एज कैलकुलेबल एंड नॉन कैलकुलेबल। इनफैक्ट उन्होंने रिस्क को 2 भागों में बांटा, कैलकुलेबल रिस्क और नॉन कैलकुलेबल रिस्क, जिसको गिना जा सके और जिसको नहीं गिना जा सके। कैलकुलेबल रिस्क आर दोज हुज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कैन बी एंटिसिपेटेड। उनके बारे में पहले से पता चल जाए, एंटिसिपेशन हो, डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा से पता चल जाए, उस तरह के रिस्क को, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर फायर से है, थेफ्ट से, एक्सीडेंट से है, ये सारे कैलकुलेबल रिस्क है। इनका इंश्योरेंस हो सकता है और इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है और वो कॉस्ट में जुड़ जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगी। इसका मतलब इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरा होता है नॉन कैलकुलेबल रिस्क, हुज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता नहीं है कि होगा नहीं होगा, कितना होगा या क्या हो सकता है। सच एज द स्ट्रेटजीज ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट बी एक्यूरेटली असेस्ड,
एग्जाम्पल के तौर पे है कि जैसे कॉम्पिटिटर क्या कर सकता आने वाले टाइम में, रिलायंस क्या करेगा कभी पता नहीं था किसको, एयरटेल को। जियो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जियो आया तो सबकी पॉलिसी स्ट्रेटजी को हिला दिया, तो इसका मतलब वो अनसर्टेन सिचुएशन है। और अगर अनसर्टेन सिचुएशन में कई जो कंपनी बेटर परफॉर्म करेगी वो प्रॉफिटेबल होगी। एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ एलिमिनेटिंग द कंप्लीशन कैन नॉट बी प्रिसाइजली कैलकुलेटेड। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोजेक्ट की कितना लंबा चल सकता है या कौन सी फेज उसमें एनुलेट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, इस तरह की कोई भी चीज़ हो जिसका कि अंदाज़ा न लग पाए, उस तरह की सिचुएशन को अनसर्टेन बोलते हैं, सर्टेन नहीं है वो। रिस्क एलिमेंट ऑफ सच इवेंट इज नॉट इंश्योरेबल। दिस इनकैलकुलेबल एरिया ऑफ रिस्क इज द अनसर्टेनिटी। इसका मतलब कि अनसर्टेनिटी को मैनेज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट, डिसीजन मेकिंग बिकम्स क्रूशियल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर और मैनेजर। इसका मतलब कि इस तरह की सिचुएशन में अब डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो अच्छा डिसीजन ले पाएगा, इसका मतलब बेटर परफॉर्म कर पाएगा। इफ द डिसीजन प्रूव टू बी करेक्ट बाय सब्सिक्वेंट इवेंट, एंटरप्रेन्योर मेक्स ए प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। अगर वो ऐसे डिसीजन ले कि जो सब्सिक्वेंट इवेंट होंगे उसमें वो खरा उतरे, सक्सेस हो एंटरप्रेन्योर, तो उसको प्रॉफिट होगा, और ऐसा नहीं होता है तो वो कोलैप्स हो सकता है। Thus, the Knight theory of profit is based on the premise that profit arises out of the decision made under the condition of uncertainty. Knight is best known as the author of the book Risk, Uncertainty and Profit. ये बहुत फेमस किताब, इसके लेखक नाइट थे, और उन्होंने बोला कि प्रॉफिट होगा वो कि आप उस तरह की सिचुएशन में कैसा डिसीजन लेते हैं, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में। तो इसका मतलब एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, उसके साथ इसका सीधा रिलेशन ये है कि कुछ स्टूडेंट सिर्फ इतना ही जानते हैं कि मैथ के क्वेश्चन कैसे आएंगे, इंग्लिश के कैसे आएंगे, जीके कैसे आएंगे, इंग्लिश के कैसे आएंगे। वो स्टूडेंट कोई ज़रूरी नहीं है सफलता हासिल करें, क्योंकि वो सिर्फ चीज़ें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। लेकिन टायर 3 सब डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, और डिस्क्रिप्टिव में भी उसके मार्क्स काउंट होंगे, और हो सकता है वो टायर 1 और टायर 2 मैथ इंग्लिश में बहुत अच्छा हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी पूरी पूरी प्लानिंग है वो बिगड़ गई है। अब वो अनसर्टेनिटी में, या टायर 3 है वो हो सकता है 2016 वाला 2017 में जाकर हो। अगर ऐसी सिचुएशन में वो बहुत ही अच्छी अनसर्टेनिटी में डिसीजन ले, जैसे कि मान लो जो अभी बच्चे 2016 वाले तैयारी करें टायर 3 की, और वो टायर 3 पोस्टपोन हो जाता है 6 महीने के लिए आगे, तो ऐसी भी संभावना हो सकती है कि कुछ स्टूडेंट हैं, इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की हो कि इतना भी हो सकता है क्या। इसका मतलब ये अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन थी। अगर इसको वो बेटर ढंग से मैनेज करेंगे, मतलब कुछ लोग लगे रहेंगे और पूरा फोकस रखेंगे, तो उनका सिलेक्शन होगा। और जो इस दौरान हट जाएंगे, हो सकता है 15-20% तो एग्जाम भी नहीं दे बाद में, तो वो लोग कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अनसर्टेनिटी को मैनेज करना वो आपकी बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ा रहा है। सिर्फ कुछ एक सवाल सीख जाना, ट्रिक सीख जाना, बहुत छोटे मुद्दे हैं। लार्जर पिक्चर अगर देखें यहाँ पे, तो ओवरऑल प्रिपरेशन होती है, उसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व होती है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ प्रिपरेशन, कुछ सब्जेक्ट का नॉलेज होना काफ़ी नहीं है। साइकोलॉजिकली सारी चीज़ों को समझना, स्ट्रेटजी बनाना, अनसर्टेनिटी को ट्रैक में लाना, वो सारे इसका प्रिपरेशन का हिस्सा है। तो आप इस थ्योरी से कुछ सीख सकते हैं कि आप एसएससी प्रोसीजर प्रिपरेशन में इसका कैसे यूज़ करेंगे, प्रॉफिटेबल बनेंगे, अच्छे डिसीजन मेकर बनेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन का क्या आंसर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन था कि द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज यूज्ड बाय, ये टर्मिनोलॉजी किसने यूज की। आंसर क्या होगा इसका, रेगनर फ्रिस्क। बिल्कुल आसान आंसर। ये आसान कब हुआ, जब हमने सारी चीज़ें सब इनके बारे में डिटेल पढ़ लिया। जब डिटेल पढ़ लिया तो इससे रिलेटेड मुझे लगता है क्वेश्चन आएंगे, आप सारा सोल्व कर सकते हैं इन 4 राइटर्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। इज द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीड द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो स्पेसिफिक कंपनी, स्पेसिफिक फर्म, स्पेसिफिक किसी चीज़ से रिलेटेड हो जाती है, इंडिविजुअल से रिलेटेड, उसकी माइक्रो डिटेल। लेकिन मैक्रो होती है वो ओवरऑल देश की इकोनॉमिक सिचुएशन है, एग्रीगेट इकोनॉमी है, उसकी बात करता है। मैक्रो इकोनॉमी एग्जामिन इकोनॉमिक वाइड फिनोमिना सच एज चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट। बड़े लेवल की बात होती है अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट है अनएम्प्लॉयमेंट का इशू।
नेशनल इनकम भी एग्रीगेट है, रेट ऑफ ग्रोथ जीडीपी का सवाल है, इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज है, ये बड़े लेवल पे होते हैं, एग्रीगेट इकोनॉमी की बातें होती है इसमें। द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो वाज इंट्रोड्यूस इन 1933 बाय नॉर्वे के थे रेगनर फ्रिस्क, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को दिया, इस टर्म को दिया। ओरिजिन ऑफ द वर्ड सेज ए लॉट अबाउट देयर मीनिंग। इन ग्रीक मैक्रो का मतलब होता है बिग और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा, ऑथर्स को समझने की कोशिश की होगी कि एसएससी सीजीएल में सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं आपको इकोनॉमिक्स के, तो इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ें तो ज़्यादा फायदा आपका हो सकता है। अगला क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में करेंगे। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।